बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत। मैं हूं आपकी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, इंसान हमेशा अपनों से तवक्कुआत वाबस्ता कर लेता है, जो गैर होते हैं उनसे दूर रहने की कोशिश करता है। ये बात तो ठीक है, मगर हमेशा ऐसा भी नहीं होता। कभी कभी अपने साथ छोड़ जाते हैं और जिनको पराया या सुतेला समझ रहा होता है वही काम आते हैं। इसीलिए इंसान किसी भी रिश्ते नाते को हकीर ना समझे, सगे या सुतेले का फ़र्क ना करे। नाज़रीन, आज की हमारी कहानी भी ऐसे ही पेचीदा रिश्तों की है, जिनमें कुछ सगे हैं तो कुछ सुतेले, कुछ करीबी और कुछ दूर के। नफीसा एक अमीर बेवा खातून थी। उसने गांव से शहर आने वाले अहमद से शादी कर ली। इस बात को अब 20 साल हो गए थे। उनकी बेटी तंजीला बहुत खुदसर और स्टेटस कॉन्शियस थी। अरे बेगम, फैक्ट्री में तनख्वाह देनी है, चेक साइन कर दीजिएगा, मैं ड्राइवर को भिजवा दूंगा। 20 साल हो गए हमारी शादी को, अब तो ये जिम्मेदारी तुम ले लो। नहीं, हमें आप ही पसंद हैं, जिसके पैसे वो ही मालिक। अहमद, तुम कितनी अच्छी हो, पर आज के दौर में कौन किसी बेवा से शादी करता है? क्यों नहीं करते? अगर उनको ये पता चल जाए कि बेवा जब बीवी बनती है तो कितनी खूबसूरत हो जाती है, तो हर कोई हाँ कर दे। मक्खन लगाना तो आप पे खत्म है। अरे हुजूर, हमने कौन सा डेयरी फार्म खोला हुआ है जो 20 साल से हमारा मक्खन ही खत्म नहीं हो रहा। मुझे क्या पता, मैं तो बीवी। एक बात है नफीसा बेगम, आप हैं बहुत खूबसूरत, इसीलिए तो हम आपके दीवाने हैं। आप लेट हो रहे हैं। अरे भाई, बीवी की फैक्ट्री में जॉब करते हैं, इतनी सी देरी की तो माफी मिल सकती है। अच्छा जी, मगर रोज रोज नहीं सकती, अब तो ये आपकी आदत हो गई है। अरे हाँ, तंजीला आजकल क्या कर रही है? कुछ खास नहीं, फाइनल ईयर के पेपर के बाद फ्री आवारागर्दी। नफीसा, उसके बारे में कुछ सोचो। ठीक है, अब आप चलें। चले। अहमद और नफीसा की ज़िंदगी बड़ी खुशगवार थी। वो दोनों एक दूसरे का ख्याल भी रखते थे। लेकिन ये अचानक फ़ोन किसका आया था? अहमद को, जिसको सुनकर वो परेशान हो गया था और उसने गांव जाने का फैसला कर लिया था। क्या नफीसा को बताकर जा रहा था अहमद, या नफीसा को भी इस बात का इल्म नहीं था कि वो गाँव क्यों जा रहा है? ये फ़ोन उनकी हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी में कोई नया मोड़ लेकर तो नहीं आया था। हाय बेटा। कैसी हो तंजीला? मॉम, मुझे बहुत भूख लगी है। बेटा तुम अपने कमरे में बैठो, मैं आया से कहती हूँ। मैं तुम्हारे बाबा को सी ऑफ कर लूँ। हेलो, आपके भाई का इंतकाल हो गया। क्या? मुझे अभी गाँव जाना है। कैसी हैं? ठीक हो बेटा? ये तुम तैयार होके किधर जा रही हो? अयाज आ रहा है मुझे लेने के लिए। हम दोस्तों ने मिलकर पार्टी रखी है, बस इसीलिए। अयाज तुम्हारी नजर में कैसा है? अच्छा है, मगर आप क्यों पूछ रही हैं? कुछ नहीं, वैसे ही पूछा। और ये आपके हस्बैंड किधर है? काफी दिनों से नजर नहीं आ रहे। और उस दिन आप सी ऑफ करने गई, दोबारा नजर ही नहीं आए। हाँ, वो मुझे तुम्हें बताना याद नहीं रहा, तुम्हारे बाबा गाँव गए हैं, उनके भाई का इंतकाल हो। मॉम, ही इज नॉट माई फादर। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? हेलो बेटा, कैसे हो? मामा कैसी हैं? जी ठीक हूँ। मामा कह रही थी कि तुम्हारी आंटी की तरफ जाना है, अब देखें वो कब आती हैं। हाँ, मसरूफियात इतनी हो गई हैं, निकलना ही मुश्किल हो गया। बैठो ना। नहीं आंटी, हमें जल्दी निकलना है, दोस्त वेट कर रहे होंगे। हाँ हाँ चलो। अच्छा मामा, बाय। अल्लाह हाफिज, अपना ध्यान रखना। जी जी मामा, रखूंगी।
तंजीला को नफीसा की तरफ से कोई खास रोक टोक नहीं थी, जैसे आम तौर पर अमीर घरों में होता है। तंजीला की मां ने उसके बाप के गुजर जाने के बाद बहुत नाजों से पाला था, मगर तंजीला कभी अपने बाप के रूप में अहमद को कबूल ना कर पाई थी। पहले पहल अहमद ने उसके सर्द रवैये को ठीक करने की कोशिश की, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो भी पीछे हट गया। सो वो एक घर में रहते हुए भी एक दूसरे के लिए अजनबी थे। तंजीला माँ की दी हुई आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा तो नहीं उठा रही थी। तंजीला की आज़ादी कहीं उसको आने वाले दिनों में माँ से भी बागी तो नहीं बनाने वाली थी। उधर अहमद गांव अपने भाई के इंतकाल पर गया था और अभी तक वापस नहीं आया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अब कभी भी वापस नहीं आने वाला था। बेटा मैं जरा तुम्हारी खाला की तरफ जा रही हूँ। मैं भी चलूं? इसी बहाने यहाँ से गपशप हो जाएगी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मगर घर में कौन रहेगा? घर के अंदर ताले और बाहर चौकीदार है ना। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। चलिए, मैं 5 मिनट में तैयार होके आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ी देर कर दी। ये ओह, मैं बताना भूल गया, ये मेरे भाई की इकलौती बेटी है बानो। अस्सलाम वालेकुम। इसकी माँ तो पहले ही मर चुकी थी और अब बाप भी, तो मैं इसे गांव में अकेला नहीं छोड़ सकता था। ओह अच्छा। और आपने सोचा कि घर में यतीमखाना खोल लेते हैं। ये तुम्हारी चचाजाद है बानो, और अब ये तुम्हारे साथ ही रहेगी। मामा, इनसे कह दें कि अपने पेंडू रिश्तेदारों से मुझे मत मिलाएं। अच्छा ना, गाँव यहाँ जमा होने के लिए तैयार हो जाएगा। अहमद गांव से अपनी भतीजी को साथ ले आया था, क्योंकि बानो का अब गांव में कोई देखभाल करने वाला नहीं था। लेकिन क्या नफीसा बेगम को ये बात पसंद आई थी? तंजीला ने तो घर आए मेहमान के सामने भी बिना किसी लगी लिपटे के अहमद को खरी खरी सुना दी थी। इस सब का असर बानो पर क्या पड़ेगा? अगर दोनों माँ बेटी उससे मिलकर खुश नहीं हुई थी, तो फिर कैसे मुमकिन है कि बानो यहाँ पर खुश रह पाएगी? आखिर इसमें मसला क्या है? मसला है अहमद, तुम्हें अभी नजर नहीं आ रहा। देखो नफीसा, किसी बेसहारा को सहारा देना नेकी का काम। दे दो सहारा, मगर यहाँ नहीं, किसी गर्ल्स हॉस्टल में रखवा दो। नफीसा बेगम वो शहर के माहौल को नहीं समझती। हॉस्टल में तरह तरह की लड़कियां होती हैं, तुम्हें पता है। यही तो मैं कह रही हूँ, उसे शहर के माहौल का नहीं पता। उसे हमारे साथ उठना बैठना कैसे समझ आएगा? मैं अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को क्या कहूंगी? अरे यार, तुमने मुझे भी तो इस काबिल बना ही दिया था। तुम्हारी बात और थी, तुम्हें मुझसे प्यार था और मेरे प्यार में तुम बदल गए। अरे बाबा, उसे भी प्यार मिलेगा तो वो भी बदल जाएगी। अच्छा बाबा, कोशिश करूंगी। ये हुई ना बात, तुम्हारी कोशिश से सब कुछ ठीक हो जाता है। मगर तंजीला शेयरिंग की आदी नहीं है, उसका मैं कुछ नहीं कह सकती। कोशिश करूंगा उसे भी समझा सकूं। ठीक है, कर लेना बात। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। नफीसा बेगम बानो को कबूल करने को तैयार नहीं थी। वो चाहती थी कि एक देहाती लड़की हमसे दूर रहे, इसीलिए उसने अहमद को मशवरा दिया था कि वो बानो को हॉस्टल में रखे। मगर अहमद चाहता था कि बानो उसी घर में उसके सामने रहे। नफीसा का रवैया बता रहा था कि बानो को दिल से कबूल करने वाली तो नहीं थी। तंजीला जैसी लड़की जो नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती थी, वो बानो जैसी गाँव की सीधी सादी लड़की से कभी भी गुलने वाली नहीं थी। क्या अहमद तंजीला और बानो को मिलकर रहने पर राजी कर पाएगा? इस हकीकत से पर्दा उठाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। नाज़िन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि बानो को घर में अहमद के अलावा कोई भी अपना तस्लीम करने को तैयार नहीं था। नफीसा बानो को बेटी बनाने के लिए क्यों राजी नहीं थी? क्या वो उसको इसीलिए तस्लीम नहीं कर रही थी क्योंकि कल को उसको भी बयाने की जिम्मेदारी उसकी हो जाएगी? ये बात कुछ और थी। हाँ, ये अयाज होने से सब्र ही नहीं होता। तंजीला, कहाँ हो? लेने आ जाऊं? तुमसे ना सब्र नहीं होता, मुझे तैयार भी नहीं होने देते। तुम्हारी और मेरी ना शादी के बाद बिल्कुल नहीं बनी। अच्छा बाबा, गलती हो गई। ये बता सकती हो कब तक तैयार हो जाओगी? क्यों? जिस मूवी के टिकट लिए हैं वो स्टार्ट हो गई तो फायदा। तुमने सिनेमा में मुझे देखने जाना है या मूवी? मूवी? तुम्हें? अब कंफ्यूज तो ना करो ना, तुम साथ होगी तो ही मूवी देख सकूंगा ना। अच्छा ठीक है, मैं आधे घंटे तक तैयार होके पहुंच जाऊंगी। ओके, अल्लाह हाफिज। कुछ चाहिए? नहीं, मैं तो बस देख रही थी। वो क्या है ना, गांव में ऐसी चीजें नहीं होती ना। देहाती लोग तो इन सब का ख्वाब भी नहीं देख सकते। जी, ठीक कह रही हैं आप तंजीला बाजी। तंजीला बाजी? ये बाजी किस चक्कर में तुमने मुझे बोला? क्यों, आप मेरी बहन नहीं है क्या? नहीं, मैं अपनी माँ की इकलौती औलाद हूँ और मुझे बहन की कोई जरूरत नहीं। तो ठीक है, समझ गई मैं, लेकिन कजन भी तो बहन भाई होते हैं ना। तुम और मेरी कजिन, मेरा कोई भी कजिन इतना पेंडू नहीं है। निकलो यहाँ से और मेरे कमरे में दोबारा मुझसे पूछे बगैर नहीं आना। लगता है आप तो नाराज ही होगी। आप गुस्सा ना करें, मैं चली जाती हूँ। कजिन सारा मूड ही खराब कर दी। बानो ने तंजीला के कमरे में जाकर उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश की और उसको आपस का रिश्ता भी समझाने की कोशिश की, मगर वो अमारात में पली बड़ी लड़की एक देहाती लड़की को अपना रिश्तेदार समझने या मानने को तैयार ही नहीं थी। बुनियादी तौर पर तो तंजीला बानो के वजूद को ही तस्लीम नहीं कर सकती और बानो तंजीला के दिल में कभी अपने लिए प्यार जगा पाएगी? क्या तंजीला कभी उसको अपनी कज़न, बहन या सहेली ही समझेगी? बानो के लिए भी बहुत सारी मुश्किलात बाकी हैं। माँ जी, आपकी कुछ मदद कर दूं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा था तो मैंने सोचा आप किचन में ही होगी, इसलिए मदद करने आ गई। मुझे किसी देहाती गंवार की मदद की जरूरत नहीं, मैं अपने सारे काम खुद कर सकती हूँ। माँ जी, आप मेरी माँ जैसी हैं और बेटी के होते हुए आप काम करें, अच्छा लगता है क्या? इस घर में सब मेरे हाथ का बना खाना खाते हैं, न जाने तुम कैसा बनाओ। मैं भी अच्छा ही बना लूँगी। गांव में सारे कहते थे कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, चाहे किसी से भी पूछ लें। मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं, ये मेरा घर है, यहाँ मेरी मर्जी चलती है, तुम्हारे ताया की भी नहीं, समझी? देखिए माँ जी, अब अगर यहाँ रहना है तो मुफ्त की रोटियाँ तो नहीं तोड़ सकती ना मैं, इसलिए सोचा क्या घर के कामों में हाथ ही बटा दूँ आपका। वैसे क्या कुछ बना लेती हो? सब कुछ, विलायती खानों को छोड़ के सब कुछ बना लेती हूँ देसी। वही बात हुई ना, देसी यानी देहाती, गरीब लोगों के खाने। तुम मेरी क्या मदद करोगी? कुछ भी अच्छा ना लगे तो चाय तो बना ही सकती हूँ ना। जब चाय बनाने की जरूरत होगी तो बता दूंगी, मेरे किचन में घुसने की जरूरत नहीं, वो भी मुझसे बिना पूछे। अगर कोई सब्जी या प्याज कटवाना हो तो भी बता दे, मैं मदद कर देती। अभी तुम यहाँ से चली जाओ, पता नहीं अहमद ने मुझसे किस बात का बदला लिया है। एक गंवार देहाती को लाके सर पे बिठा दिया है। माँ जी, अभी आप मुझे जानती नहीं हैं, इसलिए ऐसे कह रही हूँ, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगी। देखिएगा, एक ना एक दिन मैं आपको जीत के रहूंगी। मैं कोई वर्ल्ड कप नहीं कि एक ना एक दिन तुम मुझे जीत लोगी। और हाँ, ये माँ जी कहलाना मुझे पसंद नहीं, आइंदा तुम्हारे मुंह से मैं ना सुनूं। जी, जैसे आपकी मर्जी।
खैरियत है? हाँ बस सर दर्द कर रहा है। बानो, बानो, क्या कहना है उसे? 1 मिनट। जी भाई तुम्हारी आंटी के सर में दर्द हो रहा है, उनके लिए एक अच्छी सी चाय बना कर के पिलाओ। रहने दे, पता नहीं कैसी बना के पी कर तो देखो, फिर कहना। सर दर्द एकदम गायब हो जाएगा। अच्छा बना लो। जी मैं अभी लेकर आती हूँ। अहमद, मैंने आपसे ये कहना था, आजकल ये लड़की बहुत ज्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही है। इंटरफेयर मतलब? कल शाम को ये तंजीला के कमरे में घुस गई। आपको तो पता है उसे ये सब बुरा लगता है। मैं बानो से बात करूंगा, हो सकता है वो दोस्ती के लिए गई हो। आपको पता है तंजीला आज तक मेरी दोस्त न बनी, इसकी क्या बनेगी? ऐसे ही घर का माहौल खराब हो जाएगा। मना करें इसको। चले, मैं समझाऊंगा उसे कि भाई तुम तंजीला के बहुत ज्यादा करीब होने की कोशिश न करो। और कुछ? और आज दिन को ये मेरे किचन में घुस गई, कहती है मैं कुछ मदद करूं। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, कोई आपकी मदद के लिए भी आया, वरना आज तक तो आप अकेले ही काम करते आए। पता नहीं इसे कुछ बनाना आता भी है कि नहीं। वैसे भी गांव के लोगों का क्या मेयार होता है? अरे हजूर, गांव के लोगों का मेयार बहुत आला होता है। कभी खुद को आईने में देख लीजिएगा, अंदाजा हो जाएगा। बातों में जीत पाना आपसे बहुत मुश्किल है। मैं नहीं चाहती वो खुद ही सब कुछ करे। तंजीला के बाद नफीसा ने भी बानो को खुद से दूर रहने को कह दिया था। हत्ता कि किचन में मदद करने की ऑफर को भी इसीलिए ठुकरा दिया गया क्योंकि बानो उसकी नज़र में गांव से आई हुई कम दर्जे की लड़की थी, इसीलिए वो उसको अपने किचन में भी काम करने के काबिल नहीं समझ रही थी। उसने अहमद को ये भी कह दिया था कि बानो हमारे करीब होने की कोशिश न करे, लेकिन अहमद ने कमाल महारत से नफीसा के जहन में ये डाल दिया कि अकेले काम करने से बेहतर है कोई मदद करने वाला हो। उसने बानो के हाथ से चाय भी बनवाकर नफीसा को पिलवाई, मगर बानो किसी बात का बुरा नहीं मना रही थी। क्या बानो की तरबियत ही ऐसी थी या वो उस घर में अपनी जगह बनाने के लिए खामोश थी? हकीकत से पर्दा उठाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको दिखाया कि किस तरह बानो को तंजीला ने जलील करना शुरू कर दिया था। बानो उसकी हर बात पर खामोश थी और वो इस बारे में अहमद से जिक्र कर सकती थी। वो नफीसा बेगम से भी शिकायत कर सकती थी, मगर नहीं कर रही थी। शायद उसे भी एहसास था कि दरिया में रहकर वो मगरमच्छ से बैर नहीं पाल सकती। इंसान दौलत और इख्तियार से बड़ा नहीं होता, बल्कि अपने कामों से और अखलाक से बड़ा होता है। तंजीला अपने छोटेपन का एहसास इतनी अमीर होने के बावजूद करवा रही थी, जबकि बानो गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखने के बावजूद सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ रही थी। क्या बानो को उसका सिला कभी मिलेगा, या माँ बाप के मरने के बाद वो बाकी की ज़िंदगी इसी तरह नफीसा और तंजीला के हाथों जलील होकर गुजारने वाली थी? चाय पियोगी? नहीं बाबा, फिर आपके साथ किचन जाना पड़ेगा, रहने दो। अब ऐसी भी कोई बात नहीं। तंजीला ने चाय बनाना सीख लिया क्या? बानो, बानो। जी माँ जी। देख, घर में मेहमान आए हैं, तुम्हें कुछ पता भी है? माफ कीजिएगा, मैं कमरे में मसरूफ थी इसलिए पता नहीं लगा। ये कौन है? अहमद गांव से लाए हैं घर के कामकाज के लिए। अच्छा ही है, गांव के लोग होते बहुत वफादार हैं। ये भी हमारी वफादार है। क्यों बानो? जी। गांव से घर के काम के लिए आई हो, कुछ अदाब भी सीख लो। बातें ही सुन रही हो, जाओ जाकर चाय बना के लाओ। बानो, एक गिलास पानी मिलेगा? जी अभी लाती हूँ। है तो बाअदब। हाँ, बाअदब तो है, लेकिन कभी कभी घर को अपने बाप का घर समझने लग जाती है। ये लीजिए पानी। अब खड़ी क्यों हो? जाओ जाकर चाय बना के लाओ।
तमीज नहीं? जी अभी लिखिए। जरा हाथ हल्का रखो, ऐसे मुलाजम जल्दी नहीं मिलते। माँ बाप नहीं है इसके, अब ये मेरे लिए ही। फिर तो लकी हो। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। तंजीला ने तो बानो की इंसल्ट करती थी, आज तो नफीसा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी और अपनी सहेली के सामने बानो को घर की मुलाजमा करार दे दिया था। अब तो बानो पर वाज़ेह हो चुका था कि उस घर के लोग उसके साथ क्या सलूक करने वाले थे और उसको कभी अपना नहीं समझने वाले थे। लेकिन वो अपने अच्छे अखलाक से उन सब का दिल जीतने की कोशिश में मुसलसल लगी थी। बानो, बानो। जी बाजी। बहन के कमरे की सफाई कर दोगी? जी ठीक है, कर देती हूँ। जल्दी कर दो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। जी ठीक है। शिकायत का कोई मौका नहीं होना चाहिए, ठीक है? जी जी नहीं होगा। कुछ नहीं बाजी, मैं तो बस खुशबू चेक कर रही थी। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी चीजें इस्तेमाल करने की? हाउ डेयर यू! नहीं नहीं बाजी, गलती हो गई, माफ कर दे। देहाती हो ना, कभी कोई चीज देखी जो नहीं, इसलिए मेरी चीजें खराब करना चाहती हो। नहीं नहीं बाजी, ऐसी बात नहीं है। अब गलत से खबरदार मुझे बाजी का दो, मुलाजमा कहेगी। मैं आज ही तुम्हारी शिकायत करती हूँ मामा से। निकल जाओ मेरे कमरे से। तंजीला जो पहले से ही मुंह फट और बदलिहाज लड़की थी, उसके परफ्यूम को इस्तेमाल करना बानो की गलती बन गई थी। तंजीला ने अपनी माँ से बानो की शिकायत कर दी। अब बानो का उस घर में रुकना शायद मुश्किल हो जाए, क्योंकि अहमद अपनी भतीजी को नफीसा के इस हमले के बाद शायद ना बचा पाए। नफीसा बहुत गुस्से में थी और उसने बानो को टीवी लाउंज में हाजिर कर लिया था। अब क्या होने वाला था? क्या बानो अपनी सफाई पेश कर पाएगी या नफीसा उसके खिलाफ कोई फैसला कर देगी? लड़की, तुम्हारी ये जुर्रत कि अब तुम मेरी बेटी की चीजें इस्तेमाल करने लगी? माँ जी, मेरा मतलब आंटी तो बस देख रही थी। देखते ही देखते लगा भी लिया। हाँ लेकिन थोड़ा सा। बात थोड़े या ज्यादा की नहीं, बात तुम्हारी हरकत की। आंटी, मुझे तंजीला बाजी ने अपना कमरा साफ करने को कहा। मैं भी लड़की हूँ, मेरा दिल कर क्या। लड़की हो, इस घर की बेटी नहीं कि जो जी चाह करो। लेकिन अब तो बेटी ही हूँ ना इस घर की। फिर हक जता रही हो? तुम अहमद की भतीजी हो और अपनी लिमिट में रहो। आंटी, आपने और तंजीला बाजी ने आज तक मुझे जो भी कहा, मेरे साथ जो भी किया, मैंने कभी शिकायत नहीं की। कर भी कैसे सकती हो? आप लोगों ने मुझे मेहमानों के सामने मुलाजमा कहा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। तो अब कह लो। नहीं, मैं आपको कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मैं आपको अपनी माँ मानती हूँ और खुद को इस घर की बेटी। बकवास बंद करो, आने दो अहमद को, मैं बात करती हूँ उनसे। हाँ, करे बात, करे। और मैं भी देखती हूँ कि बाबा कब तक अपनी बेटी को यूं जलील होने देंगे। बेटी? हाँ, बेटी। मैं अहमद बाबा की बेटी हूँ, गांव वाली बीवी से। और वो अपने भाई की मैयत पे नहीं, अपनी बीवी के मरने पे गए थे गांव। क्या अहमद ने गांव में भी शादी कर रखी है? बानो अहमद की बेटी थी। ये तो बहुत बड़ा धमाका था जो नफीसा बेगम के दिमाग में हुआ था। और तंजीला की चीज़ें इस्तेमाल करने वाली बानो अपने बाप के घर में हक से चीज़ें इस्तेमाल कर रही थी, मगर तंजीला और नफीसा को इस बात का इल्म नहीं था।
बानो ने जब इस हकीकत से पर्दा उठाया तो नफीसा के औसान ही खता हो गए। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। इस इंकशाफ के बाद अहमद की ज़िंदगी में क्या तब्दीली आने वाली थी, ये किसी को भी मालूम नहीं था। क्या ये सच कह रही है? मैं पूछ रही हूँ, जो ये कह रही है सच है? ये तुम्हारी बेटी? तुमने मुझे धोखा दिया। मेरे साथ शादी होते हुए भी तुमने गांव में शादी की। नहीं नफीसा, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं, हमेशा प्यार किया। प्यार किया? मुझे बताए बगैर गांव में शादी की, बेटी है, ये धोखा नहीं? नहीं नफीसा, जब मैं शहर आया था मैं शादीशुदा था। तुम्हें देखा, प्यार हो गया और तुमसे शादी कर ली। धोखा तो मैंने अपनी बीवी को दिया, जो 20 साल मेरा इंतजार करती रही थी और उसी इंतजार में मर गई। धोखा तो मैंने अपनी बेटी को दिया, जो बाप के होते हुए भी बिना बाप के पली और पड़ी। मैं एक माँ को खो चुकी हूँ, मैं दूसरी माँ को नहीं खोना चाहती। बाजी, मैं दूसरी माँ को नहीं खोना चाहती। नफीसा अहमद की बेवफाई बर्दाश्त न कर पाई थी और उसको दिल का दौरा पड़ गया था। अहमद ने बानो की मज़लूमियत की गवाही दी थी और ये भी तस्लीम कर लिया था कि बानो उसी की बेटी है, उसकी पहली बीवी से जो गांव में थी। और नफीसा बेगम से शादी के बाद वो सिर्फ अपनी बीवी और बच्ची को पैसे भेजता रहा, मगर शौहर और बाप का हक कभी अदा न कर पाया। नफीसा इस बात को बर्दाश्त न कर सकी थी। क्या बानो का इस तरह से रिश्ते की हकीकत से पर्दा उठाने से अहमद और नफीसा के ताल्लुकात में कोई दरार आने वाली थी? ये हम जानेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़िन, नफीसा को इब्तदाई ट्रीटमेंट के बाद घर शिफ्ट कर दिया गया था। डॉक्टर्स ने उसको किसी भी कामकाज से मना किया था और मुकम्मल रेस्ट की हिदायत की थी। अहमद बार बार नफीसा बेगम से माफ़ी मांग रहा था। उधर बानो भी नफीसा की खिदमत के लिए अस्पताल में 24 घंटे रही, उसका ख्याल रखा। नफीसा को ज़्यादा बातचीत से भी डॉक्टर्स ने मना किया था, इसीलिए वो खामोश थी, मगर सब देख रही थी। बीमारी की हालत में जो मरीज़ की तीमारदारी करता है उसका ख्याल रखता है। अगर वो उसका दुश्मन भी हो तो क्या उसके बारे में मरीज़ के ख्यालात बदल जाते हैं? ये लीजिए बाजी, आपके लिए गर्मा गर्म सूप, जल्दी से पी लीजिए और जल्दी जल्दी अब आप जल्दी से पी ले और जल्दी से उठे, आराम से उठिए। नफीसा बेगम, आप परेशान न हो, इंशाल्लाह आप बहुत जल्द अच्छी हो जाओगी। फिक्र नहीं करना किसी किस्म का भी, हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं। हाँ, और ठीक कैसी नहीं होंगी भला? एक बेटी के होते हुए भला उसकी माँ बेड पे रह सकती है? इतनी खिदमत करूंगी कि चंद दिनों में दौड़ने लगेंगी आप। मामा, कैसी हैं आप? मुझे मेरी दोस्त की बर्थडे पार्टी पर जाना है, थोड़ी लेट हो जाऊंगी। हाँ जी, आप बिल्कुल परेशान ना हो और ये याद रखिएगा कि मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी, आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊँगी। मैंने और मेरी माँ ने बाबा के बगैर 20 साल गुजारे और जब भी मैं बाबा को आपके साथ देखती हूँ और
आप बाबा से नाराज ना होइएगा। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, सिर्फ आपकी। और माँ सिर्फ वो नहीं होती जो जन्म देती। आपने मेरे बाबा का बहुत ख्याल रखा और अब मैं हमेशा आपका ख्याल रखूं। ये मेरा वादा है आपसे। माँ जी, मुझे आपकी डांट कभी भी बुरी नहीं लगी, कभी भी नहीं। कि मेरी वजह से आपका ये हाल हुआ, इसके लिए मुझे माफ कर। नहीं माँ जी, अभी नहीं, अभी कुछ मत बोलिएगा। आप एक बार ठीक हो जाए, फिर जो चाहे कहिएगा, जितना चाहे डांट लीजिएगा, लेकिन अभी चलिए। अब आप जल्दी से ये सूप पी ले और ठीक हो जाए। देखिएगा, जैसे आप ठीक होंगी, हम बहुत बहुत मजा करेंगे। और बाबा अब हमेशा आपके ही हैं, ठीक है? मैं आपके साथ कुकिंग में भी हेल्प कराऊंगी अब आप। बानो ने नफीसा के खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसकी खुराक से लेकर उसका सोना, उठना, वॉशरूम जाना, हर काम में उसकी मदद करती। जबकि तंजीला अपनी पार्टीज़ और दोस्तों में ही गुम रही। नफीसा को भी महसूस होने लगा था कि बानो उसके लिए अच्छी है। अब वो थोड़ी सी बेहतर हो गई थी, मगर फिर भी बानो उसका उसी तरह ख्याल रखे हुए थी। आराम से। कैसी हो बेगम? काफी बेहतर हूँ, थक जाती हूँ जल्दी। बहुत जल्द इससे भी छुटकारा मिल जाएगा। मुझसे तो छुटकारा ना पा सके तुम। तुमसे तो मैं कभी भी छुटकारा नहीं पाना चाहता। पहले ही तुमने बहुत सदमा दिया है ये हरकत करके। मैंने सदमा दिया था या तुमने सदमा दिया था? बाबा माफ कर दो और जल्दी से ठीक हो जाओ। ये तो इसकी हिम्मत है जो इस काबिल जल्दी कर दिया मुझे। ये मेरी ही नहीं, तुम्हारी भी बेटी है। ये फर्ज है इसका, और मैं ये फर्ज हमेशा निभाती रहूं। बानो आखिरकार नफीसा के दिल में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गई थी, क्योंकि अब नफीसा ने उसके लिए नरम गोशा दिखाना शुरू कर दिया था। अहमद और बानो इस बात से बहुत खुश थे, मगर तंजीला को ये बात भा नहीं रही थी कि तंजीला अभी भी बानो के बारे में वही ख्यालात रखती थी, या माँ की तरह वो भी तब्दील हो चुकी थी। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? उसी की वजह से आप इस हालत में हैं, बेड पे हैं। और उसी की वजह से मैं ठीक हूँ, समझी तुम? मामा, आप उसकी साइड ले रही हैं। हाँ, उसी ने सिर्फ अच्छी बेटी होने का फर्ज निभाया है, एक अच्छी नौकरानी होने का फर्ज निभाया है। तंजीला, जबान संभाल के बात करो। जब खुद कोई जिम्मेदारी ना निभा सकी तो दूसरों को भी कमतर मत समझो। मामा, ये आप कह रही हैं? हाँ, तुम्हें एक दिन के लिए भी अपनी बीमार माँ के पास रुकने का टाइम मिला है? अब मैं बीमार बंदे के साथ लेट थोड़ी सकती हूँ। जो तंदुरुस्त है, ठीक है, वो अपनी जिंदगी जीना थोड़ी ना बंद कर देंगे। जिस माँ ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, प्यार किया, लाड किया, और जब वो बीमार पड़ी तो तुम्हारी पार्कियां उससे ज्यादा जरूरी थी। माँ जी, आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? क्या हो गया? आपको पता है ना गुस्सा आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। ड्रामेबाज, तुमने मेरी माँ को मेरे खिलाफ कर दिया। जबान संभाल के बात करो। उसने तुम्हारी माँ को तुम्हारे खिलाफ नहीं किया, तुमने खुद किया। माफी मांगो उसे, है ना तुम्हारी? मामा, मैं किसी नौकरानी से माफी नहीं मांगूंगी। नहीं माँ जी, इसकी जरूरत नहीं है। वो बहन है मेरी, भी वक्ती गुस्सा है, ठीक हो जाएगा। नौकरानी से ही सीख लो, माँ से तो सीख ना सकती। मुझे किसी से कुछ नहीं सीखना, ना कुछ समझना है। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। तो निकल जाओ मेरे घर से। तंजीला, बात सुनो मेरी। सब क्या कर रही हो तुम? वाह है ये तुम्हारी।
माँ बाप अपनी औलाद से नाराज हो सकती है, लेकिन औलाद माँ बाप से नहीं। औलाद तो माँ बाप को मनाने के लिए होती है। ये सब क्या कर रही हो तुम? हाँ, जीते जी अपनी माँ को क्यों मार रही हो? हम लोग दुनियादारी में इस कदर डूब जाते हैं, हम लोग ये भी भूल जाते हैं कि हम मुसलमान हैं। माँ के पैरों तले तो जन्नत होती है। तुम क्यों अपनी इस जन्नत को खराब कर रही हो? अपनी माँ की बहुत याद आती है तुमसे। अरे तुम्हारे पास तो जितनी जागती माँ है जिसे तुम मेरे हवाले कर, इसीलिए तो मैंने अपना अकेलापन दूर करने के लिए तुम्हारी माँ में अपनी माँ को देखना चाहा। मुझे लगा शायद तुम्हारी माँ के चेहरे में मुझे अपनी माँ फिर से मिल जाएगी। तुम तो अपनी जीती जागती माँ को खुद ही मार रही हो। अगर तुम्हें मुझसे कोई मसला है तो मैं बाबा को कह देती हूँ, वो मुझे गाँव वापस भिजवा देते हैं। कम से कम मेरी वजह से अपनी माँ से ऐसा ताल्लुक तो ना बदलो। मेरा कोई बहन भाई नहीं है, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा मुझे लगा कि मुझे मेरी बहन मिल गई और अब हम दोनों सुख दुख साथ बांटेंगे, एक साथ रहेंगे। लेकिन मैं भूल गई थी कि मैं तो सौतेली हूँ ना, इसलिए तो तुम ये सब। बस बानो बस, मैं समझ गई हूँ। मैंने तुम्हें हमेशा दुश्मन समझा। मुझे माफ कर दे मॉम। माफी तो मुझे बानों से मांगनी चाहिए। मैं दौलत और हमारा में इतनी मगरूर थी, मैं किसी को अपने बराबर नहीं समझती थी। आज इसने बताया असल दौलत इखलाक और प्यार है, दौलत नहीं। क्या बात है भाई, सभी दुखी हैं? अहमद, मुझे माफ कर दें। जब बानो ने बताया कि वो आपकी बेटी है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। डैड, मुझे भी माफ कर दें। मैंने आज तक आपसे बहुत बदतमीजी की है, बहुत बुरा सलूक किया है, और आपने फिर भी मेरा ख्याल रखा है। आपकी जगह अगर मेरे अपने डैड भी होते तो शायद वो भी मेरा इतना ख्याल नहीं रखते। नहीं बेटे, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हें और बानो में मेरे लिए कोई फर्क नहीं। तुम दोनों ही मेरी बेटियां हो। बल्कि आज तो मैं बहुत खुश हूँ बेटा, मेरी दोनों बेटियां मेरे पास हैं। नाज़िन, बानो ने बिलाखिर अपने अखलाक और खिदमत से नफीसा बेगम का दिल जीत ही लिया था, और तंजीला जो उसको अपनी दुश्मन समझ रही थी, उसने भी बानो को अपनी बहन तस्लीम कर लिया। अहमद इस बात पर खुश था कि नफीसा बेगम ने ना सिर्फ उसको माफ़ कर दिया बल्कि उसकी बेटी बानो को भी अपनी बेटी मान लिया था। इस कहानी से हमें एक ही पैगाम मिलता है कि सगा या सौतेला कुछ नहीं होता, असल हकीकत इंसान के रिश्तों बारे एहतराम और मोहब्बत है। इसके साथ ही अपनी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी और टीम हकीकत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।